प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आपके लिए एक भौतिक विज्ञान की, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, आरबीएससी या सीबीएसई, कोई भी एग्जाम आ जाए जिसमें प्रकाशिकी और प्रकाशिक युक्तियों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आना आम सामान्य बात है। आप वीडियो पूरा देखें, तभी आपको इस टॉपिक की समझ बनेगी। और मेरे को लगता है कि जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत ही आसान टॉपिक था और इसमें कुछ भी नहीं है, इसका अप्लाई करना भी आप सीख जाएंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो सूक्ष्मदर्शी के साधारण सूक्ष्मदर्शी भाग को लेके आए हैं, क्योंकि इसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हम देखेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी है क्या चीज, पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति जो छोटी वस्तु को बड़ा करके, आवर्धित करके देखने में सहायक हो। इसको हम साधारण सूक्ष्मदर्शी इसलिए कहते हैं कि इसमें केवल एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर एक से ज्यादा उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे तो वो संयुक्त हो जाएगा। तो हम यहाँ जो हमारा मेन फोकस रखेंगे वो एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम उत्तल लेंस बोलेंगे, एक उत्तल लेंस का प्रयोग करके एक प्रकाशिक युक्ति का निर्माण करेंगे, जिसको हम साधारण सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। इसमें क्या होता है कि जिस वस्तु को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हमारी नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, इतनी छोटी वस्तु हो, उनके स्पष्ट चित्र को देखने के लिए, स्पष्ट प्रतिबिंब को देखने के लिए, उस वस्तु को, जो बहुत छोटी वस्तु है, हम उत्तल लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं। जब मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आभासी, बड़ा और आवर्धित और सीधा भी दिखाई देगा। और यही सिद्धांत हम लेके उन छोटी वस्तुओं के प्रतिबिंब बड़े रूप में देख सकते हैं। आइए देखिए, ये हमारा डायग्राम है, ये उत्तल लेंस है, इसको हम एल नाम दिया, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अब हमने क्या किया कि ये इसका प्रकाशिक केंद्र है O, F इसका मुख्य फोकस है, इधर भी मुख्य फोकस F है। जो हमारी वस्तु है AB, इस वस्तु की स्थिति क्या रहेगी, ये महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब इसके मुख्य फोकस पे बनता है। जैसे जैसे वस्तु को हम इसके मुख्य फोकस के नजदीक लाने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है। और जब हम वस्तु को इसके मुख्य फोकस और इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दें, ये स्थिति होगी मुख्य प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखा ए बी को, तो इस वस्तु से ए से चलने वाली प्रकाश की किरण जो के बिंदु मान लें, इस पे यहाँ परावर्तन के उपरांत मुख्य फोकस से पास होती है। क्यों? क्योंकि ये जो ए के प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर है, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये क्या होती है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसके मुख्य फोकस से सीधी गुजर जाएगी। दूसरी बात है कि यहां वस्तु से जो भी प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र पे डाली जाएगी, ओ बिंदु पे, वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। हम यहाँ मानव आंख, हम यहाँ से देखते हैं इसको इस तरीके से, इधर हमारी आंख होती है, हम यहाँ से इसको देखते हैं। देखने में ये आंख दूर दिखाई दे रही है, लेकिन ये वास्तव में इस आंख की स्थिति ओ होती है, क्योंकि हम जब भी प्रकाशिक यंत्र में किसी वस्तु को देखते हैं तो हम उस लेंस के मुख्य जो प्रकाशिक बिंदु होता है वो हमारी आंख के बहुत नजदीक होता है। अब ये दोनों किरणें देखोगे तो ये इधर आगे बढ़ेगी, ये इधर आगे बढ़ेगी, इनके बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा और ये आगे दोनों का मिलना संभव नहीं है। और दोनों का मिलना संभव नहीं है, इसका मतलब ये वास्तविक रूप से दोनों किरणें एक दूसरे को नहीं काट सकती। इनको विपरीत दिशा में अगर बढ़ाया जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों की दोनों जो अपवर्तित किरणें हैं, ये इस बिंदु पर काटती हुई हमें नजर आएंगी।
इस बिंदु पर ये काटती नहीं है, काटती हुई दिखाई दे रही है। जब हमारी वो जो किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात लेंस से अगर वो वास्तव में काट दें तो समझ जाना कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है, लेकिन अगर वो काटती हुई प्रतीत हो तो हमारा प्रतिबिंब आभासी बनता है और ये हमें ए डैश बिंदु के ऊपर काटती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए ए बी का जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है ये आभासी प्रतिबिंब होगा। और आप देख पा रहे होंगे कि बड़ा भी बना है और वस्तु की ओर बना है। तो देखिए साधारण सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम पढ़ते हैं, किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र O और मुख्य फोकस F के मध्य रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, यहां मैंने लिखा हुआ है आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। उत्तल लेंस के इस उपयोग को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, क्योंकि यही तो काम है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी यानी साधारण सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है जिसमें एक लेंस का प्रयोग किया जाता है और एक लेंस का प्रयोग करके किसी छोटी वस्तु के आभासी और बड़े प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है। सिद्धांत के सिद्धांत पे काम करेगा। छोटी वस्तु जो ए बी का स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, जिसको हम डी से लिखेंगे, किससे लिखेंगे? डी से। जो ये दूरी होगी हमारी, ये डी दूरी होगी और ये बाईं ओर है इसलिए ये चिन्ह माइनस का आ जाएगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं स्पष्ट न्यूनतम दूरी। तो ये स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर रखने पर, यानी क्या बात कर रहा है, ये वस्तु जो ए बी है इसको अगर इस स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे रख दें उस समय मानव आंख के साथ जो कोण बनेगा वो अल्फा कहलाएगा। और जहां हमारा अंतिम प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, ये खुद मानव आंख के साथ जो कोण बनाए वो बीटा होता है। तो ये दो कोण आपको ध्यान रखने हैं, अल्फा और बीटा। हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखते हुए इसकी आवर्धन क्षमता को समझाइए। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है हम उसको पढ़ते हैं। एम, जो एम आवर्धन क्षमता जो होती है वो होती है कि अंतिम प्रतिबिंब का मानव आंख पर बना कोण, अंतिम प्रतिबिंब का मानव आंख पर बना कोण या आंख पर बना कोण कह लो, आंख पर बना कोण जिसको हम दर्शन कोण भी बोलते हैं, ये बीटा होता है हमारा। बटे हुए वस्तु का आंख पर बना कोण, वस्तु का आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण जिसको हम अल्फा बोलते हैं। और कब अल्फा कब बनेगा? जब हमारी वस्तु स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर हो, जब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर हो, स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर हो, न्यूनतम दूरी पर हो। तो हम चित्र में समझने की कोशिश करेंगे। और m क्या बन गया हमारा, अगर देखेंगे तो बीटा बटे हुए अल्फा, और इसको हम क्या लिख देंगे? tan बीटा बटे हुए tan अल्फा। क्यों लिख देंगे इसको हम ऐसे? क्योंकि कोण जो बनते हैं, दर्शन कोण जो बनते हैं वो बहुत छोटे बनते हैं, बहुत छोटे बनते हैं। और जब कोण बहुत छोटे बनेंगे तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि tan थीटा का मान थीटा के बराबर होते हैं। यानी कोण जब बहुत छोटे होते हैं तो tan थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर होता है। ये हम मैथमेटिक्स की भाषा में जानते हैं। अब हम पहचान लेते हैं कि कौन सा कोण कहां बना हुआ है इस चित्र में। अंतिम प्रतिबिंब ये है ए डबल डैश बी डबल डैश, इसका ओ के साथ जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण है ये बीटा कोण है। यानी अंतिम प्रतिबिंब का मानव आंख पर बना जो कोण है ये बीटा कोण है। इसको मैं और स्पष्ट लिख देता हूं, बीटा, ये समझ जाना बीटा कोण है। ये इतना बड़ा कोण है, ये बीटा है। और दूसरी तरफ से हमने अल्फा कोण को पहचानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्या करते हैं किताबों में या गाइडों में या कोई भी आप XYZ किसी के नोट्स भी पढ़ेंगे तो वहां पर ये अल्फा कोण है ना अलग से बना के दिखाते हैं। वो मैं इस चित्र में समझाऊंगा कि ये अल्फा कोण बना कहां पे है, ताकि आपको रटना नहीं पड़े और एक ही चित्र से काम चल जाए। तो इसका पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है मैंने ऊपर, कि छोटी वस्तु AB का स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी D,
यानी इस वस्तु को आप रिप्लेस कर दें डी के ऊपर, ऐसे ये है, इसका नाम रख दें बिंदु के। क्या नाम रख दें इसका? बिंदु के। हमने इस वस्तु को स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे रिप्लेस कर दिया, ये ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, ये हमने रिप्लेस कर दिया ऐसे। अब यहां जो वस्तु है ये जो कोण बनाए किसके पास? अल्फा आंख के साथ, ऐसे यहां जो कोण बने मानव आंख के साथ, ये कोण होगा, ये अल्फा कोण होगा आपका, ये वाला कोण है, ये अल्फा कोण है। यानी परिभाषा से अगर आप देखें तो अल्फा कोण क्या होगा? जो वस्तु ए बी है उसको स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे रिप्लेस कर दें हम, उस पे विस्थापित कर दें, तो वो मानव आंख के साथ जो कोण बनाएगी वो अल्फा कोण होगा। अब जैसे ही हमें इन चीजों का पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं? टेन बीटा और टेन अल्फा का मान निकाल लें चित्र से, चित्र से। अब जब भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे तो आपको समकोण त्रिभुज लेनी पड़ेगी। तो त्रिभुज हम कौन सी ले लें? अगर आप ध्यान दें तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। आप त्रिभुज को ढूंढ के देख लें, ए डैश बी डैश ओ, और इसमें टेन बीटा का मान हम निकाल सकते हैं। टेन बीटा क्या होता है आप सब जानते हैं, टेन बीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, और बीटा कोण ये है तो इसके सामने वाली भुजा वो लंब होगी, और यहाँ लंब बन जाएगा ए डैश बी डैश, और आधार बनेगा बी डैश से ओ, और इसको मैं बी डैश ओ लिख दूंगा। इसी प्रकार एक त्रिभुज और ले लेता हूं मैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी ले लें हम? के बी डैश ओ में। आप चित्र में देख लीजिए, के बी डैश कहाँ है? के बिंदु ये है, बी डैश ये है, ओ ये है। इसमें टेन अल्फा का मान निकालना। टेन अल्फा का मान देखोगे तो के बी डैश अपॉन बी डैश ओ बन जाएगा। ये भुजा होगी क्योंकि अल्फा कोण ये है, इसके सामने वाली भुजा ये होगी, और आधार ये हो जाएगा, तो के बी डैश अपॉन। लेकिन चित्र से अगर ध्यान से देखो, के बी डैश ए बी के बराबर है, तो हम इसको ए बी लिख सकते हैं, ए बी और बी डैश ओ, क्योंकि ए बी का मान है के बी डैश के बराबर है। हमने दो वैल्यू निकाल दी। आप अगर यहां से देखें, ये टेन बीटा की वैल्यू है और ये टेन अल्फा की वैल्यू आई है। ये हमने दो वैल्यू निकाली। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझ में आ जाए स्क्रीनशॉट से कि ये हमें काम कैसे करना है। देखिए अब मैं आगे बताता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ताकि आप नोट्स बना सको इसके अच्छे से। अब हमें इसको सोल्व करना है। मैं इसको सोल्व करके आपको दिखाता हूं कि इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रखूंगा मैं, और आपको आवर्धन क्षमता निकाल के दिखा देंगे हम। ये आपकी इक्वेशन 1 है। यहां से हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, जैसे ही मान रखेंगे तो हमारा जो m का मान बनेगा, m बन जाएगा, पहले हम टेन बीटा की वैल्यू रखते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ, फिर टेन अल्फा की वैल्यू जो रखेंगे वो हमारी बनेगी ए बी अपॉन बी डैश ओ, और यहां से देखोगे ये दोनों वैल्यू आपकी कट जाएंगी, बी डैश ओ से बी डैश ओ, और ये बनेगा हमारा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इसको आप समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। अब हमें ये पता लग गया कि ये ए डैश बी डैश और ये ए बी है, और परिभाषा से भी देखिए ना, परिभाषा क्या कहती है? आवर्धन क्षमता क्या होती है? प्रतिबिंब का आकार बटे हुए वस्तु का आकार। हम जब रेखीय आवर्धन की बात करते हैं तो वहां परिभाषा भी यही लिखते हैं कि किसी लेंस या दर्पण की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब के आकार को वस्तु के आकार से भाग देने पर प्राप्त होता है। और ये देख लीजिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश किसका आकार है? प्रतिबिंब का, और ए बी किसका आकार है? वस्तु का। लेकिन हम इसको और अच्छे से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से, ताकि इसके बाद हम यहां से आगे चलेंगे। अब देखिए हम चित्र का फिर प्रयोग करेंगे।
चित्तर से क्यों प्रयोग करेंगे? हम वस्तु और प्रतिबिंब के आकार को नहीं जानते, हमें वस्तु की लेंस से दूरी और प्रतिबिंब की लेंस से दूरी का पता होगा। हम इन ऊंचाइयों को लेंस से प्रतिबिंब और वस्तु की दूरियों में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। चित्र से त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ व ए बी ओ में, ये दो त्रिभुज हैं, या ये कह सकते हो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ व त्रिभुज ए बी ओ समरूप हैं। अब मैं आपको सिद्ध नहीं करना समरूप कैसे हैं, हम यहां मैं आपको बता देता हूं कैसे है। ये चित्र में बाहर उठा के ले आया इसको इस तरीके से, यहां से आप समझने की कोशिश करें। ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये ओ है, ये रहा ए डैश बी डैश ओ, और यहां ऐसे बना दीजिए इसको, ये ए और बी है और ये ओ गया, ये रही ए बी ओ। ये कोण अगर आप देखें ये बीटा कोण है, बीटा कोण दोनों के लिए एक जैसा मान है, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो यहां आप देखें बीटा कोण दोनों में साझा कोण है, कॉमन है, और 90 डिग्री के एक के कोण 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ कोण कोण समरूपता बनती है, और जब कोण कोण समरूपता बने तो आपको समझ में आ गया होगा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अतः क्या बन जाएगा हमारा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यानी ये भुजा इस भुजा के अनुपात में, और ये वाली भुजा बी डैश से ओ ये बी ओ के अनुपात में हो जाएगी। और इसको हम क्या लिखेंगे यहां कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, समान होता है। तो आप ये यूज कर सकते हैं। समीकरण 2 में मान रख दें, समीकरण 2 में मान रखने पर जैसे ही समीकरण 2 में मान रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हमारा ये बनने वाला है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा ये, और हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए हम 2 में मान, देखिए हम मान रखते हैं, यहां रखिए m बराबर है, ये a डैश बी डैश अपॉन ए बी है, यहां a डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू है बी डैश ओ और बी ओ। इस रूप में हम इसको ले आएंगे। जैसे ही इस रूप में लेके आए तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, चिन्ह परिपाटी से, और जब चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे तो हमें बी डैश ओ की वैल्यू देखिए, बी डैश ओ, बी डैश से ओ की दूरी है, ये है प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम माइनस डी से लिखते हैं, और बी से ओ की दूरी ये वस्तु की दूरी है यहां से यहां तक। अगर यहां से यहां देखें तो ये वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को लिखते हैं माइनस यू से, तो ये हो जाएगा माइनस यू। जैसे ही इसमें रखेंगे तो m का मान आपका माइनस डी बटे माइनस यू, और माइनस से माइनस चिन्ह काट दो तो m का मान d बटे u प्राप्त होगा। इस समीकरण को आप 3 नंबर समीकरण कह सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसकी 2 स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। 2 स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं? एक स्थिति हो सकती है कि जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा, एक बार स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए मैं इसकी 2 स्थितियां समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, बहुत ही अच्छा रिलेशन है। पहले मैं इसको ऊपर लिखता हूं समीकरण 3 को। जो समीकरण 3 में हमने जो फॉर्मूला प्राप्त किया है वो था m बराबर है d बटे u, ये हमारा इक्वेशन है, समीकरण 3 कह दूं इसको मैं। अब विशेष स्थिति क्या क्या है? विशेष स्थितियां, विशेष स्थिति का मतलब होता है कि हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब बना है उसके आधार पे, पहली स्थिति है नंबर 1, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे, न्यूनतम
दूरी पर बने, दूरी पर बने। अगर स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने तो इसका मतलब हो गया v की वैल्यू हो जाएगी -d, और वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी जो है वो हो जाएगी -u। अब देखिए लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम यहां से। लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये होता है हमारा लेंस सूत्र। तो ऊपर से हम समीकरण रख के देखें, अतः क्या बनेगा हमारा, यहाँ v का मान तो हो गया -1/d माइनस u की वैल्यू होगी -u और इसकी फोकस दूरी f। ये बन गया -1/d प्लस 1/u 1/f। दोनों तरफ हम क्या कर दें, अब बहुत ही आसान है, दोनों तरफ d से गुणा कर दें। जब d से गुणा करने पर, जब हम दोनों तरफ d से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ -1 और ये हो गया d/u और ये हो गया d/f। इस -1 को उधर लेके चले जाएं तो क्या बन जाएगा, d/u बराबर 1 प्लस d/f। ये हमारी वैल्यू बनेगी। अगर इसको समीकरण 3 में मान रख दूं तो आप क्या पाएंगे, मैं यहां कह देता हूं। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 से क्या बन जाएगा, m बराबर है d/u की वैल्यू कितनी निकाल दी ये, तो यहां रख दूंगा 1 प्लस d/f। ये सूत्र आपका बनेगा। जब भी आपका न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल में ये ढंग से समझना है कि क्या दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में एक लाइन मेंशन मिलेगी आपको, लिखी हुई मिलेगी कि अंतिम प्रतिबिंब है वो कहां बना हुआ है, उसमें लिख दे कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे बना है, तो m का फॉर्मूला ये लगाना आवर्धन क्षमता का। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब मैं दूसरा केस बताता हूं इसका, इसको हटा दूं मैं अब इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ये केस हमारा कौन सा हो गया, ये केस हो गया जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे बने। अब हम जो केस लेंगे विशेष स्थिति में 2 नंबर पे, विशेष स्थिति नंबर 2, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने, अगर हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने तो v का मान अनंत हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि जब हमारी वस्तु अनंत पे हो, ध्यान देना, वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है, और जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो तो हमारा अंतिम प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। यहाँ प्रतिबिंब अनंत पे है तो वस्तु कहां होगी, u का मान क्या होगा, f के बराबर होगा। तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या बन जाएगा, m बराबर है d/f। ये हमारा रिलेशन अब यूज करेंगे। इस अवस्था को, इंपॉर्टेंट स्टार लगाया मैंने, इंपॉर्टेंट, इसे सामान्य अवस्था भी बोलते हैं, सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था भी कहते हैं। कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल में ऐसे नहीं लिखता कि अंतिम प्रतिबिंब है वो अनंत पे बना, वो कह देता है कि इसमें प्रतिबिंब है वो सामान्य अवस्था में बना हुआ है। तो भी आप समझ जाना कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और एक बात और बता दूं, आंखों के लिए सुविधाजनक होता है ये, कंफर्ट पोजीशन बोलते हैं, सुविधा की स्थिति बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता होगा तो हमारी आंखों के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, इसलिए इस स्थिति को हम आरामदायक स्थिति बोलते हैं, आंखों के लिए आरामदायक स्थिति होती है। उपयोग क्या है इसके, अब हमारा क्वेश्चन चलता है कि साधारण सूक्ष्मदर्शी के उपयोग क्या है। नंबर 1, लैब में स्क्रू गेज, जो हमारे स्क्रू गेज होते हैं, स्फेरोमीटर होते हैं, वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, वर्नियर कैलिपर्स, कैलिपर्स आदि के पाठ्यांक पढ़ने में, आदि के पाठ्यांक पढ़ने में
देखिए क्या होता है, आपने लैब के अंदर देखा होगा, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स होते हैं। इनके पाठ्यांक जब देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे अंक होते हैं, वो स्पष्ट नहीं दिखाई देते वो पैमाने पे। उनको बढ़ा करके देखने में हम इस लेंस का प्रयोग करते हैं। एक तो उपयोग ये हो गया। दूसरा उपयोग, घड़ी साज देखे होंगे आपने। घड़ी साज, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने में, घड़ी के छोटे पुर्जों को बड़ा करके देखने में, पुर्जों को बड़ा करके देखने में प्रयोग करते हैं, देखने में प्रयोग करते हैं। और भी इसका उपयोग हो सकता है। नंबर 3, जो हस्तरेखा देखने में, हस्तरेखा देखने में, जो बारीक बारीक होती हैं हमारे हाथों की लकीरें, हस्तरेखा देखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हमारा जो टॉपिक था, ये साधारण सूक्ष्मदर्शी था। और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आप नोट्स बना सकते हैं। ये सुविधा यहाँ बहुत अच्छी है मेरे चैनल के ऊपर, कि मेरे चैनल पे जो भी टॉपिक मिलेगा, आप उसको अगर पॉज करके, इसको रोक के और नोट्स बनाना चाहें तो बड़े अच्छे नोट्स बन जाएंगे। और इसको बारीकी से देखें, एक बार में समझ नहीं आई तो इसको रिपीट करके एक बार और देख लें, आपके दिमाग में उतर जाएगा टॉपिक, जीवन भर नहीं भूलेंगे आप लोग। तो आपने बड़े चाव से और बड़े उत्साह से, लगन से मेरे इस चैनल को सपोर्ट किया है और इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपको अच्छा लगे तो और बच्चों को भी इसको शेयर करें, ताकि जितने भी बच्चे हैं सब इसका फायदा ले सकें। धन्यवाद।